Assalamu alaikum class 9th P1 and N1 boys and girls. Hope you are fine and well. I'm your biology lecturer. Today 23rd June 2020. Our topic of discussion is the passage of molecules into and out of the cell. जैसे कि आप जानते हैं कि हम पढ़े हैं डिफरेंट वेज़ के बारे में कि वो क्या डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, क्या डिफरेंट जो मेथड्स हैं जिनके ज़रिए मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जिसमें कल हमने डिफरेंट वेज पढ़े लाइक डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, और उसके साथ साथ हमने वाटर बैलेंस प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा और ऑस्मोसिस और गार्ड सेल का क्या रिलेशनशिप है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड हमें जो नॉलेज होनी चाहिए वो हमने पढ़ा। आज हमने नेक्स्ट मेथड्स पढ़ने हैं, ठीक है, नेक्स्ट वेज पढ़ने हैं, पैसेजेस पढ़ने हैं जिनके ज़रिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर और बाहर जाते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी ये डिफ्यूजन से ऑपोजिट है। डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स थे वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते थे, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है कि जो मॉलिक्यूल है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं। ठीक है, और जब कोई चीज़ अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगी तो उसे एनर्जी की ज़रूरत होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने डिफ्यूजन में एक आम सादा एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी कि डिफ्यूजन में ऐसे भी होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पानी को थ्रो करना हो, फेंकना हो ऊपर से, तो आप पानी को फेंकते हैं, वो इजीली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब स्टेयर्स के नीचे अगर आप खड़े हों, ठीक है, और पानी को आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन, अब स्टेयर्स के नीचे लो कंसंट्रेशन है और ऊपर स्टेयर्स के हाई कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो अब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक मॉलिक्यूल जो है वो मूव नहीं करेंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल जो है वो लो कंसंट्रेशन से लेकर हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, विद द यूज़ ऑफ एनर्जी। और ये जो मूवमेंट है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अब यहाँ पर एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप की। सोडियम पोटेशियम पंप कैसे वर्क करता है? जब सेल जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में होता है, ठीक है, और जो नर्व इम्पल्सेस हैं, नर्व सेल्स हैं, वो भी नॉन कंडक्टिंग होते हैं, तो क्या होता है कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है, वो अपनी एनर्जी को मेंटेन करता है। ठीक है, और इसकी जो एनर्जी है वो पोटेशियम की कंसंट्रेशन को हाई करती है और सोडियम की कंसंट्रेशन को कम करती है इनसाइड द सेल। ठीक है, सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन को कम करता है और पोटेशियम को हाई करता है। और इस पर्पज़ के लिए ताकि जो सोडियम आयन है, ठीक है, वो मूव कर जाएं आउटसाइड द सेल जहाँ पर वो ऑलरेडी हायर कंसंट्रेशन में है। ठीक है, और इसी तरह सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो पंप करता है पोटेशियम आयंस को आउटसाइड द सेल के वो अंदर चले जाएं। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन में, यानी सोडियम पोटेशियम पंप, यहाँ पर एग्जांपल हमने सोडियम पोटेशियम पंप की इसलिए लिया है क्योंकि हमने इन आयंस को मूव करवाना है इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, जहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ये उस तरफ ही मूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस का। एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेलुलर इंजेक्शन होती है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस यानी एंडो का मतलब के अंदर जाना। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस में क्या हो रहा है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो इंजेस्ट कर रहे हैं, बल्कि मटेरियल को अपने अंदर लेकर जा रहे हैं बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड होती है और वो इन मटेरियल्स को अंदर लेकर जा रही है। अब ये जो सेलुलर इंजेक्शन हो रही है यानी सेलुलर ईटिंग हो रही है, अब ये भी दो तरह की है। एक होता है सेलुलर ईटिंग और एक होता है सेलुलर ड्रिंकिंग।
यानी अगर इन स्ट्रेट फॉरवर्डिंग अगर हम कहें तो हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं एंडोसाइटोसिस की। तो उन दो तरह की टाइप्स में पहली टाइप है फैगोसाइटोसिस एंड अदर वन इज़ पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेलुलर ईटिंग एंड पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेलुलर ड्रिंकिंग। ठीक है, तो होता क्या है कि जब सेल किसी सॉलिड मटेरियल को इनटेक करता है, अपने अंदर लेकर जाता है, तो उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और जब सेल किसी लिक्विड मटेरियल को अपने अंदर लेकर जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है छोटे छोटे ड्रॉप्स, पानी के कतरे जैसे होते हैं। ठीक है, और वो पानी के कतरों से भी छोटे होते हैं, इसलिए उनको ड्रॉपलेट्स कहते हैं। तो जब सेलुलर ईटिंग होगी तो इट मीन्स फैगोसाइटोसिस हो रही है, जब सेलुलर ड्रिंकिंग होगी इट मीन्स कि ये पिनोसाइटोसिस है। और ये दोनों फॉर्म्स जो हैं ये एंडोसाइटोसिस में आती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जो बल्की मटेरियल है वो सेल के अंदर आ रहा है। जैसे स्टेप वन है, स्टेप वन में ये जो मटेरियल है वो गैदर होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, और उसके बाद वो अंदर आ रहा है सेल के। ठीक है, और इस तरह क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है और जो मटेरियल है वो इनसाइड द सेल मूव कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अब हमारे पास दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक तो सेलुलर ईटिंग का या सेलुलर इंजेक्शन का प्रोसेस है जिसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। दूसरा हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें सेलुलर मटेरियल जो है वो एग्जिट करता है फ्रॉम द सेल, सेल से बाहर निकलता है, जिसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो इसे आप याद रखेंगे एग्जिट के वर्ड से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जिट का वर्ड जो है वो उसका मतलब होता है बाहर जाना। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में देखें कि एक्सोसाइटोसिस इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच बल्की मटेरियल इज़ एक्सपोर्टेड। ये वो प्रोसेस है जिसमें जो सेलुलर मटेरियल है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, निकल रहा है सेल के अंदर से। दिस प्रोसेस एड्स न्यू मेम्ब्रेन विच रिप्लेस द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग लॉस ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। यानी जब एंडोसाइटोसिस हुई थी सेल के अंदर मटेरियल आया था तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसका वो पार्ट लॉस्ट हो गया था, क्योंकि जब जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि वो मटेरियल जब आए हैं तो उनके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो सेल के अंदर जाएंगे, अंदर जाने की कोशिश करेंगे, सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट हो रही है अंदर की तरफ। ठीक है, जिससे ये वाज़ह हो रहा है कि ये जो मटेरियल है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है और फिर सेल मेम्ब्रेन जो है उसका उतना पीस जो है वो कट होकर इसके इर्द गिर्द वेजिकल्स बना देगा। ठीक है, और जब वो वेजिकल बन जाएंगी तो ये कंप्लीट जो मटेरियल है वो उन वेजिकल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये सेल के अंदर आ जाएगा। तो जहाँ पे ये मटेरियल से वेजिकल्स बनी है, मटेरियल के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन लॉस्ट हुई है, वही सेल मेम्ब्रेन दोबारा रीगेन हो जाएंगी इन द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि अब एक वेजिकल है, ठीक है, उसके अंदर वेस्ट मटेरियल है। अब वो वेस्ट मटेरियल जो है जब वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर रहा है तो वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ आएगा, और जो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट जो कि लॉस्ट हुआ है ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस वो दोबारा रीगेन हो जाएगा, रीफॉर्म हो जाएगा ड्यूरिंग एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, और फिर देखें कि इससे बाहर निकल रहा है मटेरियल और जो सेल मेम्ब्रेन है वो दोबारा अटैच हो गई है। ओके क्लास, नाउ टेक आउट योर पेज 73, पेज नंबर 73 निकालें। पेज नंबर 73 में सबसे पहले है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन
This movement against the concentration gradient that requires energy in the form of ATP. ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है विद एग्जाम्पल. इस पे आप हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल. In this process, the carrier protein of cell membrane use energy to move the molecules against the concentration gradient. For example, membranes of nerve cells have carrier protein in the form of sodium potassium pump. ठीक है, कि जो नर्व सेल्स हैं हमारी बॉडी में उनमें कैरियर प्रोटीन जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप की फॉर्म में है. ठीक है, अब जब रेस्टिंग पोजीशन होगी यानी जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो कंडक्शन नहीं कर रही हैं तो क्या होगा. दिस pump sends energy ATP to maintain higher concentration of potassium and lower concentration of sodium inside the cell. For this purpose, the pump actively moves sodium to the outside of the cell where they are already in higher concentration. Similarly, this pump moves potassium ions outside to the cell where they are already in higher concentration. क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में. ठीक है, दैट इज ऑपोजिट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. और ये जो डायग्राम है आपकी बुक पे सोडियम पोटेशियम पंप की इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल. ठीक है, ये डायग्राम आपने अपनी नीट नोटबुक पर बनानी है. नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास एंडोसाइटोसिस का. एंडोसाइटोसिस में सबसे पहले है उसकी डेफिनेशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल्स बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो नेक्स्ट है आप क्वेश्चन लिखें. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस. इसके अलावा आप ये भी क्वेश्चन लिख सकते हैं कि राइट डाउन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंडोसाइटोसिस. ठीक है, या डिफरेंशिएट बिटवीन फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस. The two forms of endocytosis are phagocytosis, cellular eating, and pinocytosis, cellular drinking. In phagocytosis, cell takes in solid material, while in pinocytosis, cells take in liquid form in the form of droplets. ठीक है, तो ये दो तरह की फॉर्म्स आ गई हैं, पिनोसाइटोसिस की और फैगोसाइटोसिस की. ठीक है, और अगर ये डिफरेंशिएट की फॉर्म में आए तो इसमें आपने दरम्यान में लाइन लगा कर करना है फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस का. ये फैगोसाइटोसिस जो है वो सेलुलर ईटिंग है और पिनोसाइटोसिस जो है वो सेलुलर ड्रिंकिंग है. फिर फैगोसाइटोसिस में ही आप लिखेंगे कि सेल टेक इन सॉलिड मटेरियल और पिनोसाइटोसिस में आप लिखेंगे सेल टेक्स इन लिक्विड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. नेक्स्ट ये डायग्राम में आप देखें. ठीक है, और आपकी बुक पे भी डायग्राम बनी हुई है बिल्कुल ऐसे ही. ठीक है, तो पहले आप अभी एंडोसाइटोसिस देखें कि बल्कि मटेरियल जो है वो इनसाइड द सेल मूव किया है. उसके बाद इन्वेजिनेशन हुई है सेल मेम्ब्रेन की. ठीक है, और अंदर की तरफ वैक्यूल बन गया है. ठीक है, वेजिकल बन गई है जिसके अंदर ये बल्कि मटेरियल आ गया है. और इसके बाद इसमें इसकी डाइजेशन होगी. ठीक है, लाइक डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो मिलकर इसकी डाइजेशन करेंगे. ठीक है, सेल के अंदर ये डाइजेस्ट होगा और इसका मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो क्रिएट होगा. ठीक है, तो ये तो हो गया इनसाइड द सेल जब मॉलिक्यूल्स मूव किए हैं. अब मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ द सेल कैसे मूव करेंगे वो प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस का. तो अब डायग्राम में आप देखें एक्सोसाइटोसिस के बारे में. इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच बल्की मटेरियल्स इज एक्सपोर्टेड. This process adds new membrane which replace the part of cell membrane lost during endocytosis. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है डायग्राम में जब आप देखेंगे कि जो बल्कि मटेरियल हैं उन जिन्होंने एक्सपोर्ट होना है वो उनके इर्द गिर्द एक वेजिकल बन गया है. ठीक है, वैक्यूल बन गया है. अब वो बल्कि मटेरियल जाके वॉल के साथ अटैच हो गए हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ. और जब सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गए हैं तो वो सिर्फ जो मटेरियल है वेस्ट मटेरियल है उसे ही सेल के बाहर एक्सपोर्ट करेंगे जबकि वो मेम्ब्रेन जो है वो पार्ट बन जाएगी द ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल्स.
तो ये जो हमारे डिफरेंट पैसेजेस थे, पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आपने होपफुली तमाम डायग्राम्स जो हैं वो अच्छे तरीके से अपनी नीट नोटबुक पर बना ली होंगी, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने करना क्या है कि आपने इन तमाम पैसेजेस की डेफिनीशन और एग्ज़ाम्पल ये लाजमी तौर पर अपनी जो रफ़ रजिस्टर्स हैं उस पर लिखनी है, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ, ठीक है, कि जैसे जैसे आपने इनको याद करना है वैसे वैसे लिखना है आपने इन्हें। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, जो कि होपफुली हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। और होपफुली नेक्स्ट जो वीक है उसमें आपका एक टेस्ट कंडक्ट होगा, ठीक है, और उस टेस्ट का जो सिलेबस होगा वो मैं कल आपको बताऊंगी, ठीक है, कल आपसे शेयर करूंगी उस टेस्ट का सिलेबस, जो कि होपफुली नेक्स्ट वीक में होगा, ताकि आप इस वीक में जो रिमेनिंग 3 डेज़ हैं जब बायो का लेक्चर नहीं होता है तो आप उन 3 डेज़ में अपना टेस्ट जो है वो ईज़िली प्रिपेयर कर लें विद डायग्राम्स, ठीक है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके साथ अगर डायग्राम्स की डिमांड की हो या ना की हो, आपने उसके साथ लाजमी तौर पर बनानी है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर डायग्राम की डिमांड है तो आपने वो लाजमी बनानी है। अगर डिमांड नहीं है डायग्राम की, लेकिन आप टेस्ट को टाइम से पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम बचता है, ठीक है, तो आपने वो डायग्राम भी बनानी है। और टाइम का ड्यूरेशन, टेस्ट टाइम का जो ड्यूरेशन है आपका वो 30 मिनट्स है, ठीक है। टेस्ट टाइम का ड्यूरेशन 30 मिनट्स है। 30 मिनट से ज़्यादा आप टेस्ट जो है वो उसे अटैम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और इससे आपको अंदाज़ा होगा आपकी स्पीड का भी, ठीक है, कि 30 मिनट्स में आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है विद डायग्राम, ठीक है। और ये जो टॉपिक है एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो जिसमें हमने एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ की डिटेल पढ़नी है विद देयर डायग्राम्स, और इनके डायग्राम्स भी आपने बिल्कुल ऐसे ही नीट नोटबुक पर बनानी है। Hope you understand class. If you have any question you can ask. Thank you. Take care.